हेलो स्टूडेंट, मैं रंजीत चौधरी आप लोगों के बीच में एक बार फिर लेकर आया हूँ क्लास 10th का IUPAC नाम पार्ट 8। इसमें देखेंगे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल देखेंगे और इसका IUPAC नाम कैसे लिया जाता है, कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 COOH। इसका सामान्य सूत्र होता है, और या इसको R सिंगल बांड C डबल बांड O सिंगल बांड H इस प्रकार से लिख सकते हैं, जहां R बराबर एल्किल मूलक होता है, इसका परिभाषा कैसे हम लिखेंगे, यहाँ पर देखिए। जब किसी एल्केन में से एक H परमाणु हटता है और उसके स्थान पर COOH जुड़ता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। जब किसी एल्केन में से एक H परमाणु हटता है और उसके स्थान पर COOH जुड़ता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। नाम लेने के नियम, इसका नाम जैसे पीछे की वीडियो में बताए थे उसी प्रकार से इसमें भी है। इसका भी नाम दो प्रकार से होता है, एक साधारण नाम होता है, एक IUPAC नाम होता है। तो सबसे पहले हम साधारण नाम को देखेंगे। यहाँ पर देखिए, प्रथम दो सदस्यों को पहले के जो सदस्य हैं दो, उनके स्रोतों के आधार पर रखा गया है। प्रथम दो सदस्य जो हैं उनको उनके स्रोतों के आधार पर रखा गया है कि किस प्रकार से वो प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, उसी के अनुसार उनका नाम रख दिया गया है। किंतु दो के बाद वाले सदस्यों के लिए कार्बन परमाणुओं की संख्या के अनुसार संगत एल्केन में इक अम्ल जोड़ देते हैं। फिर से एक बार देखेंगे, प्रथम दो सदस्यों के लिए उनके स्रोतों के आधार पर रखा गया है, किंतु दो सदस्यों के बाद वाले के लिए कार्बन परमाणुओं की संख्या के अनुसार संगत एल्केन में इक अम्ल जोड़ देते हैं। इक अम्ल इसमें साधारण नाम में जोड़ देते हैं, तो ये हो गया साधारण नाम। यहाँ पर फिर नंबर दूसरा है IUPAC नाम। IUPAC नाम हम कैसे करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। इसके लिए कार्बन परमाणुओं की संख्या के अनुसार, कार्बन की संख्या हम देखेंगे, उस संख्या में जितने कार्बन रहेंगे उसी कार्बन के अनुसार जो आएगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी आए उसमें ओइक अम्ल जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसके लिए कार्बन परमाणुओं की संख्या के अनुसार एल्केन के अंत में ओइक अम्ल जोड़ देते हैं। ये हो गया हमारा IUPAC नाम का परिभाषा, साधारण नाम का परिभाषा और कार्बोक्सिलिक अम्ल का परिभाषा। अब आगे हम देखते हैं इसको सारणी के विधि से कैसे कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो तीन सारणी बनाना होगा। तीन सारणी बनेगा, पहले में रहेगा सूत्र, दूसरे में साधारण नाम, और तीसरे में रहेगा IUPAC नाम। अब हम इस सूत्र में n का मान 0 रखेंगे। जब उस सूत्र में n का मान 0 रखा जाएगा तब हो जाएगा H बराबर HCOOH हो जाएगा, HCOOH हो जाएगा। इसमें n का मान जब 0 रखा जाएगा, इस प्रकार से देख लीजिए, C गुणे 0, अब यहाँ पर C का गुणा 0 में होगा तो 0 हो जाएगा, 2 का गुणा 0 में होगा तो 0 हो जाएगा, H में 1 जुड़ेगा तो H ही रहेगा, तो यहाँ H बचा और COOH लिख दिया गया।
तो इस प्रकार से ये प्राप्त होगा। यदि n का मान n बराबर 0 रखने पर HCOOH हो जाएगा। तो इसका अभी साधारण नाम बताया गया है। प्रथम दो सदस्यों के लिए उनके स्रोतों के आधार पर उसका नाम लिखा जाता है। तो HCOOH का साधारण नाम हो जाएगा, इसका साधारण नाम हो जाएगा फार्मिक अम्ल, क्योंकि ये फार्मस से प्राप्त हुआ है। तो ये हो जाएगा फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। और इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इसमें कार्बन की संख्या 1 है। जब कार्बन की संख्या 1 रहेगा तो मेथेन होगा, मेथेन में ओइक अम्ल जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा ये मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ये फार्मिक अम्ल जो होता है, ये फार्मिक अम्ल होता है जैसे जो चींटी काटती है, चींटी के काटने पर या बिच्छू के डंक मारने पर जो अम्ल हमारे शरीर में जाता है वो होता है फार्मिक अम्ल, वो होता है फार्मिक अम्ल। उसी प्रकार से यदि n का मान हम 1 रख देंगे, n बराबर 1 रखने पर जब n का मान 1 रखा जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा CH3COOH, CH3COOH। ये हो गया एसिटिक अम्ल, जिसको हिंदी में सिरका कहते हैं। ये हो गया एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ये सिरका का सूत्र है CH3COOH, एसिटिक अम्ल। अब इसमें कार्बन की संख्या 2 है, 1 2 2 पर आता है एथ, तो एथेन आता है। एथेन में ओइक अम्ल जुड़ेगा तो हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। सिरका का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल है। उसके बाद से जब हम n का मान 2 रखेंगे, n का मान जब 2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा C2H5COOH। अब देखो, प्रथम दो सदस्यों को उनके स्रोतों के अनुसार लिखते हैं, लेकिन उसके बाद वाले को संगत एल्केन का नाम लिखकर उसमें इक अम्ल जोड़ देते हैं। ये नियम में लिखवाया गया था। तो अब आ गया यहाँ कार्बन की संख्या 3, तीसरे पर आ जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन में एक अम्ल जोड़ा जाएगा तो प्रोपेनिक अम्ल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया प्रोपेनिक अम्ल, प्रोपेनिक अम्ल। इसमें इक अम्ल लगेगा और इसमें ओइक अम्ल जुड़ जाएगा। प्रोपेन में ओइक अम्ल जोड़ोगे तो हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल, इसका IUPAC नाम। इसी प्रकार से ये आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। कुछ हम अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कैसे इसका IUPAC नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा एग्जाम्पल, देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये हुआ एग्जाम्पल। इसका IUPAC नाम लिखना है। तो इसका IUPAC नाम होगा, कार्बन परमाणुओं की संख्या को देखकर संगत एल्केन का नाम लिखकर उसमें ओइक अम्ल जोड़ दिया जाता है। तो इसमें कार्बन की संख्या 1 2 3 4 है, 4 है। गिनती हमारा इधर से शुरू होगा क्योंकि प्रतिस्थापी इधर है। तो 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन है। 4 कार्बन में आता है ब्यूटेन, ब्यूटेन में ओइक अम्ल जुड़ेगा तो हो जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। यहाँ पर एक ब्यूटेनोइक अम्ल भी लिख सकते हो क्योंकि पहले पर जुड़ा है। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3
CH2 C डबल बॉन्ड COOH, ये हो गया। अब इसका IUPAC नाम कैसे होगा, इसमें भी हम कार्बन की संख्या देखेंगे और इसमें ओइक अम्ल जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है। तीसरे पर जुड़ा है मेथिल, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 मेथिल, 3 मेथिल, तीसरे पर मेथिल है तो 3 मेथिल हेक्सेनोइक अम्ल। 6 कार्बन है, 6 पे हेक्सेन आता है तो हेक्सेनोइक अम्ल या एक हेक्सेनोइक अम्ल लिख सकते हो। तो ये हुआ इसका एग्जाम्पल परिभाषा के अनुसार, सारणी विधि से और एग्जाम्पल देकर 3 विधि से IUPAC नाम कार्बोक्सिलिक अम्ल का बता दिए हैं। यदि क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।